हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक स्टडी विद एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से। जैसा कि हमने कक्षा 7 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के अंदर हम जानेंगे हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, इसके अंदर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारी पृथ्वी कैसी है? एक गतिशील ग्रह है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। गति के कारण इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों की बनी है? सोचा तो कई बार है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो आज हम समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर है क्या। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग ये इसमें दिखाया गया है, चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। पृथ्वी का ऊपरी जो आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। इसके अंदर का भाग है जो मेटल और भूपर्पटी के बीच वाला भाग है, उसे हम बोलते हैं स्थलमंडल। इसके बाद आता है मेटल, और मेटल को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है बाहरी मेटल और दूसरा है इनर मेटल। और इसके बाद आता है कोर, और कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक को बाहरी कोर और एक को इंटरनल कोर। पृथ्वी की कल्पना हम एक सेब से कर सकते हैं। जिस प्रकार सेब का बाहरी परत होती है, जिसके हम छिलका कहते हैं, उस छिलके के लेवल को हम पृथ्वी की भूपर्पटी मान सकते हैं। या हम पृथ्वी को एक प्याज की भांति ले सकते हैं। जैसे प्याज कई सारी परतों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी कई सारी परतों से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम भूपर्पटी कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाली परत है, इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। इसी भूपर्पटी पर हम रहते हैं। खेत, दुकान, मकान, सड़क, ये सब कार्य इसी पर होते हैं। यह सबसे पतली होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। देखो होता क्या है, अब ये पृथ्वी है हमारी, तो ये पृथ्वी इस तरह की है। अब पृथ्वी हम देखते हैं कि एकदम गोल है और इस पर किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। पृथ्वी है कैसी? ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कहीं तो आपको पहाड़ मिल जाएंगे देखने को, कहीं इसमें समुद्र मिल जाएगा, और कहीं फिर से ये पहाड़ मिल जाएंगे, कहीं ये प्लेन मिल जाएगा, और फिर कहीं पहाड़ मिलेंगे, और कहीं फिर इसमें समुद्र मिल जाएगा। आपको पता है इसके 3/4 भाग पर जल है, और इस पृथ्वी के 1/4 भाग पर भूमि है, तो सबसे ज़्यादा जल है। इस प्रकार पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी की जो सतह है एक समान प्लेन नहीं है, वो काफ़ी ऊंची नीची है। तो ये जो भूपर्पटी है, कहीं कहीं तो 35 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, और कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर भी हो सकती है। ऐसे कैसे? देखिए, ये हमारी पृथ्वी की आउटर लेयर है, यानी ये पृथ्वी, कहीं हमारे पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं कहीं, और कहीं ये प्लेन एरिया आ गया, और कहीं ये समुद्र के नीचे वाला एरिया आ गया। इस तरह से अगर मैं इस तरह से देखूं तो यहाँ पर तो ये पहाड़ हैं, तो यहाँ पर भूपर्पटी की ऊंचाई 34 किलोमीटर से ऊपर हो सकती है, और कहीं कहीं जैसे हिमालय तो ये 100 किलोमीटर भी हो सकती है। एवरेजन ये 30 से 40 के करीब होती है। और ये समुद्र है, और ये समुद्र में यहाँ कहीं कहीं समुद्र में ये 5 किलोमीटर भी पाई जाती है। तो भूपर्पटी कहीं कहीं तो ये 100 किलोमीटर के आसपास भी हो सकती है, और कहीं ये 5 किलोमीटर भी हो सकती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, और जो महाद्वीप वाली भूपर्पटी है वो बनी है सिलिका और एल्युमिना से, जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे हम सियाल कहते हैं। तथा कहा जाता है महासागर की भूपर्पटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। अब देखो, ये जो भूपर्पटी है, ये ऊपर वाली, ये महाद्वीपीय भूपर्पटी है, यानी ये द्वीप है, ज़मीन का टापू है।
तो ये तो सियाल की बनी है, सिलिका और एल्युमिनियम की, लेकिन ये महासागरीय परत, ये जिसके ऊपर जल भरा है और उसके नीचे वाली जो ज़मीन है, ये वाली ज़मीन बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे हम सीमे कहते हैं। भूप्रपट्टी के ठीक नीचे 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला है, गहराई तक होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं, और जो पृथ्वी है उसकी सबसे इंटरनल जो परत है उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। देखो एक तरीके से और इसे हम समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की क्या है, कोर है। तो पृथ्वी की ये वाली परत तो हो गई भूप्रपट्टी, इसके नीचे वाली ये जो परत है ये है मेटल। क्या है, ये है मेटल। अब ये तो हो गई मेटल और ये हो गई क्या, कोर। भूप्रपट्टी को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है और मेटल को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। मेटल के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं ऊपरी मेटल और निचले भाग को कहते हैं निचली मेटल। इसी तरह कोर के ऊपरी भाग को ऊपरी कोर और निचले भाग को निचली कोर कहते हैं। तो भूप्रपट्टी की ये जो लंबाई चौड़ाई है ये लगभग 34 मान सकते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो हम 30 से 40 से मान सकते हैं। इसके बाद ये जो आता है ऊपरी मेटल, ये 700 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद ये इंटरनल मेटल तक जाता है तो ये 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और इसके बाद आती है कोर। कोर की ऊपरी सतह ये अप्रॉक्सीमेटली 5200 किलोमीटर तक जाता है। और इसके बाद जो इंटरनल कोर है ये 6371 तक क्या होती है, जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी को डिवाइड कर रखा है। पृथ्वी का बाहरी सतह जो होती है वो काफ़ी कठोर होती है। पृथ्वी की ये जो बाहरी सतह है ये काफ़ी कठोर है, सख्त है। लेकिन इसके अंदर वाली परत धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, द्रव अवस्था में होती चली जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली लेयर जो है काफ़ी हार्ड सख्त दिख रही है, लेकिन इसके अंदर वाली सतह जो है क्या है, धीरे धीरे, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण पृथ्वी के अंदर जो भी मटेरियल्स होता है वो ठोस अवस्था में नहीं रह पाता, जिस कारण वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। और मेटल में वो सारा का सारा जो मटेरियल पृथ्वी के अंदर होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी हुई है, जिसे निफे कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान और दाब काफ़ी उच्च है। यानी इसकी आंतरिक परत जो है जिसे हम कोर कहते हैं वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है निकेल और लोहे से बनी हुई है, जिसे हम निफे कहते हैं। और केंद्रीय कोर का तापमान काफ़ी अधिक होता है। केंद्रीय कोर का तापमान इतना है जैसे कि सूर्य की आउटर लेयर का, यानी कि लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान क्या है, सूर्य के कोर का होता है। अब हम यहाँ देखते हैं, आपने अब क्या जानते हैं, पृथ्वी का आयतन केवल आयतन के 1% हिस्सा भूप्रपट्टी है। पृथ्वी को अगर हम 100% माने तो उसमें से 1% हिस्सा ही क्या है, भूप्रपट्टी है। और बाद बाकी 84% वो क्या है, 84% हिस्सा है मेटल, और 15% हिस्सा जो बचता है वो है क्या, वो हिस्सा है कोर। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब देखिए, हमने पृथ्वी की कोर के बारे में पढ़ लिया, मेटल के बारे में पढ़ लिया, और हमने पृथ्वी की भूप्रपट्टी के बारे में पढ़ लिया। भूप्रपट्टी की मोटाई कहाँ पर कितनी होती है और महाद्वीप पर कितनी होती है और महासागर में कितनी होती है, ये हमने जान लिया। अब पृथ्वी बहुत सारी खनिज सेल से बनी हुई है, तो जानेंगे पृथ्वी हमारी कैसे कैसे बनी हुई है। खनिज और सेल। पृथ्वी की भूप्रपट्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ
किसी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल्स क्या होती हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी को बनाने वाले जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनको हम प्राकृतिक पिंड या उन सभी प्राकृतिक पिंडों को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न आकार के, विभिन्न रंगों के और विभिन्न आकार के हो सकते हैं। सेल्स बहुत हार्ड भी हो सकता है और सेल्स बहुत नरम भी हो सकता है। खनिज, उन सेल्स में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जैसे देखिए, सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सेल कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक्स, और एक होती है अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक होती है कायांत्री यानी कि मेटामॉर्फिक सेल। अब ये तीनों सेल्स होती क्या हैं, इन्हें समझिए। ये तीनों सेल्स होती कैसी हैं? पहली सेल्स हमने पढ़ी कि ये है इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने हुए सेल्स को हम प्राथमिक सेल कहते हैं, यानी है ना हम आग्नेय सेल कहते हैं। ये सेल्स सबसे पहले पृथ्वी के पर बनती हैं, इसलिए इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्वेदी सेल और एक बाह्यवेदी सेल। तो अब जानिए अंतर्वेदी सेल्स क्या होती हैं और बाह्यवेदी सेल्स क्या होती हैं। देखो, ये हमारी पृथ्वी की क्या है? सतह है, और इसके नीचे ये वाला जो स्थल स्ट्रेटोस्फेयर्स है, ये वाले में मेटल भरा, क्योंकि ये मेटल्स गर्मी के कारण अपनी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब क्या होगा? हमारी पृथ्वी तो गतिशील है, वो गति करती है, और गति करने के कारण इसमें हलचल होती है, और हलचल होने के कारण इसका टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ पर क्या होता है? इस वाले एरिया में टेम्परेचर हाई होने के कारण इस वाले क्षेत्र में प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर जनरेट होता है तो इस प्रेशर क्या करता है? अपने ऊपर वाली सतह को फाड़ देता है। जहाँ भी पृथ्वी की भूपर्पटी कमज़ोर होगी वहाँ ये प्रेशर क्या करेगा? इस भूपर्पटी को फाड़ देगा, और फाड़ते हुए ये इस तरह से लावा, जो मैग्मा अंदर भरा था वो लावा के रूप में बाहर निकल आएगा। क्या होगा? लावा के रूप में ये बाहर निकल आएगा। इस तरह से ये लावा बाहर निकल आएगा। जहाँ भूपर्पटी को फाड़कर लावा मैग्मा बाहर निकल आता है, तो उस प्रकार से जैसे ही अब ये इधर की साइड में जम गया, इधर की साइड में जम गया, ये वाली सेल्स जो हैं ये हैं आग्नेय सेल्स। अब आग्नेय सेल्स भी हमने पढ़ी 2 प्रकार की। एक सेल्स जो मैग्मा बाहर निकल के आकर ठंडा हो गया, तो ये जो बनी इसे हम बोलते हैं बाह्य आग्नेय सेल। अब मान लो ऊपर की जो भूपर्पटी काफ़ी सख्त है और वो फाड़ नहीं पाया, और इस तरह से इसी में क्या हो गई? कुछ सेल्स बन गई। इस प्रकार की ये जो सेल्स बनी, इन सेल्स को कहते हैं हम आंतरिक आग्नेय सेल्स। क्या कहते हैं? इन्हें आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। जब वो मैग्मा पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में होता है तब तक वो मैग्मा होता है। जैसे ही वो मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है उसे हम लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेज़ी के साथ ठोस बन जाता है भूपर्पटी, इस प्रकार से बने सेल्स को बाह्यवेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जो भूपर्टी को फाड़ कर मैग्मा बाहर आ जाता है, और जो जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद जो सेल्स या चट्टान बनती है उसे हम कहते हैं बाह्यवेदी आग्नेय सेल। इसकी संरचना 2 महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट की चट्टान। बेसाल्ट की चट्टान जो होती हैं आग्नेय सेलों से मिलकर बनी होती हैं। अब बेसाल्ट चट्टानें, हमारा जो दक्षिण का पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों का बना है। कभी कभी द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके ऊपर जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसे वो फाड़ नहीं पाता। या हम ये कह सकते हैं कि मैग्मा जो होता है उसके पास अभी तक इतना प्रेशर नहीं कि वो ज़मीन को वहाँ से फाड़ कर निकल आए, इसलिए वो वहीं जम जाता है और ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी की भूपर्पटी में जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं
अंतर्वेदी सेल्स, आग्नेय सेल्स। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेफाइट इस प्रकार का ही एक सेल का उदाहरण है। आपने ग्रेफाइट के बारे में जाना होगा। जो ग्रेफाइट सेल्स होती हैं वो किसकी होती हैं? वो पृथ्वी के अंदर बनी चट्टानों के कारण होती हैं। लेई मसालों या दाने के चूर बनाने के लिए आप जिन अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग करते हैं वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो अंतर्वेदी आग्नेय सेल के बने होते हैं। अपघर्षण यानी आप जो सलबट्टा अपना मसाला पीसने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं। अब देखो, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। होता क्या है कि बहुत समय के साथ साथ ये सेल चटक जाते हैं, टूट जाते हैं और एक दूसरे से टूट कर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। क्या है? ये छोटे छोटे टुकड़े जो हो जाते हैं वो अवसाद हो जाते हैं। और जब ये अवसाद जल हवा के साथ बहते हुए एक जगह कहीं जाकर स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे समय के साथ परत दर परत जमते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार एक परत बन जाती है। इस परत को ही हम कहते हैं अवसादी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल्स कहते हैं। देखो, ये कोई आग्नेय चट्टान थी, ये वाली कोई आग्नेय चट्टान थी। क्या हुआ? ये समय के साथ टूट गया, विखंडन हो गया इसका धीरे धीरे। और अब ये यहाँ पर एक गड्ढा था, इस गड्ढे में ये कंकड़ पत्थर जितना भी इसका ये था और ये धीरे धीरे परत के रूप में इसमें जमता चला गया। तो क्या होगा? परत के रूप में जमता चला जाएगा तो ये एक लेयर्स बन जाएगी। क्या होगी? ये एक लेयर्स बन जाएगी और धीरे धीरे यही लेयर्स एक सेल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी को कहते हैं अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु और जो कभी सेल्स पर रहे थे जीवांश भी पाए जाते हैं। अब मान लो ये कोई एक बहुत बड़ा तालाब था और ये यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था, पेड़ पौधे भी यहाँ पर पाए जाते थे, जानवर भी रहते थे, घर मकान भी थे, जीव जंतु भी रहते थे। अचानक हुआ क्या? बहुत बड़ी एक भयंकर तबाही आई जिसने क्या किया? इस सभी को उखाड़ के इस गड्ढे में जमा कर दिया। तो अवसादी सेल्स में ही क्या होता है? बहुत सारे जीवाश्मों के अंश पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम, डीजल, कोयला हम निकालते हैं वो कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है अवसादी सेल से, ना कि आग्नेय सेल से। वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है अवसादी सेल से, क्योंकि इसी में तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति अवसादी सेल में परत दर जमते चले गए और समय के साथ दाब और ताप के कारण वो क्या हो गया? पेट्रोलियम और कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो इनमें ही सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवांश इसमें पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल अब क्या है? जब आग्नेय और अवसादी सेल्स समय के साथ साथ उनका, अब मान लो ये अवसादी सेल थी, परत दर इस पर जमती चली गई और इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता चला गया और फिर से ये क्या हो गया? जब टेम्परेचर हाई हो गया तो ये जो अवसादी सेल्स थी या आग्नेय सेल थी, ये क्या होगा? इसका जो मेटल था वो धीरे धीरे फिर से क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में पहुंच जाएगा और द्रव अवस्था में पहुंचने के बाद ये जो सेल्स थी क्या होगी? इनका रूप परिवर्तन हो जाएगा और ये अपना दूसरे रूप में समय के साथ हवा दाब के कारण ये क्या कर लेगी? अपने रूप में परिवर्तित कर लेगी। इसीलिए इसे हम कहते हैं कायांतरित सेल्स, जिसने अपने रूप में परिवर्तन कर लिया। उदाहरण के तौर पर चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं। सेल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सेल कठोर सेल का उपयोग सड़क बनाने में हम करते हैं, घर बनाने में करते हैं, इमारत बनाने में करते हैं। पत्थर से आज हम कई प्रकार के खेल भी खेलते हैं। उदाहरण के तौर पर 7 पत्थर, गोटी वाला पिट्ठू, चिबड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर वाली गिट्टी आदि आपने ये सारे खेल खेले होंगे। अपने दादा दादी, माता पिता और पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों के बारे में भी आप जान सकते हैं। पिचगुट्टा, आपने बहुत सारे लोगों ने पिचगुट्टे खेले होंगे जिसमें कई सारी गोटियां होती हैं और उनको उलाकर खेलते हैं। इसी तरह से बिग गौर में भी आपने कई सारी गोटियों के द्वारा इस खेल को खेला होगा। अब देखिए हमारे इसमें
कुछ स्मारक दे रखे हैं, वो किस किस पत्थर के बने। अनेक स्मारक चित्र एकत्र कीजिए और पता कीजिए कि किन किन शैलों से बने हैं। आप 2 चित्र देख सकते हैं। लाल किला जो लाल पत्थर से बना है उसे हम बलुआ पत्थर कहते हैं, और जो ताजमहल बना हुआ है वो सफ़ेद पत्थर से बना है, उस सफ़ेद पत्थर को संगमरमर कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। अब होता क्या, ये सेल्स अग्नेय सेल से होता है, ये अपसादी सेल से अपदासी सेल से, कायांतर से ये फिर से अग्नेय सेल में परिवर्तित होती रहती हैं। इस प्रकार सेल्स एक चक्कर में घूमती रहती हैं, इसी को कहते हैं हम सेल चक्र। क्या होता है ये सेल चक्र, चले जानेंगे। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि सेल बन जाता है और अग्नि सेल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण अग्नि और अपसादी सेल्स कायांतरित सेल्स में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नि सेल्स में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इस फिगर में इस बात को बहुत ही क्लियरली दर्शाया गया है। ये पृथ्वी की भूपर पट्टी है और भूपर पट्टी में जो मैग्मा था वो मैग्मा बाहर निकलने लगा। इस तरह से ये मैग्मा बाहर निकल आया। मैग्मा बाहर निकल आया तो ये परत जो है जम गई। जमने के बाद ये जो चट्टान बनी वो अग्नि चट्टान बनी। इस तरह से ये अग्नि चट्टान बन गई। हुआ का समय के साथ अग्नि चट्टान टूटी बिखड़ी और इसके बहुत सारे अवसाद हो गए। इस प्रकार से इसके द्वारा जो अवसाद धीरे धीरे कहीं एक जगह परत दर परत इकट्ठे होते चले गए, उसके द्वारा जो परत बनी उसे कहते हैं अवसादी सेल्स। जब अवसादी सेल्स पर अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो उसके परत के निचले वाले हिस्से पर बहुत ज़्यादा दाब और ताप पड़ेगा तो क्या होगा, वो फिर से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो परत थी अब वो नीचे का हिस्सा उसका मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्मा फिर से अत्यधिक दाब और ताप के कारण वहाँ से निकलेगा और फिर से अग्नि चट्टान ले लेगा। यहीं से या फिर अवसादी सेल्स समय के साथ दाब और ताप के कारण उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा तो वो कायांतरित सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से सेल कायांतरित सेल भी क्या होती है, जब समय के साथ उसके टेम्परेचर में काफ़ी अधिक बढ़ जाता है तो वो उसका जो मटेरियल्स है वो भी ठोस अवस्था में नहीं रह पाता, वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद वो सेल्स लावा में कन्वर्ट हो जाती हैं और लावा मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं और मैग्मा वो फिर से ऊपर पट्टी को फाड़ कर बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद फिर से वो जम जाता है और इस प्रकार से वो फिर से जमी हुई सेल्स अग्नि सेल्स कहलाती है और इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है। इसे हम कहते हैं सेल चक्र। तो आज की क्लास यहीं तक, ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ये और दे रखा है, सेल्स विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह करते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधीय एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। अब खनिज क्या है, सेलों के अंदर से जो भी पदार्थ मिलते हैं, कोयला मिला हमें, कहाँ से मिला, वो हमें ज़्यादातर जो खनिज मिलते हैं वो हमें मिलते हैं अवसादी चट्टानों से, क्योंकि उन्हीं में बहुत सारे जीवाश्म दब जाते हैं और वो जीवाश्म ही समय के साथ क्या होते हैं, कोयले में, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम बेल के आइकॉन को प्रेस करके इसी तरह की और क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन को चालू करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।